नमस्कार मित्रों, दिशा एकेडमी की तरफ से आज आपके बीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का जो पेपर जो अली और जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी का NBER सेंटर जो है वो एग्जाम करवा रहा है, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट का। तो उसका पेपर सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर तीसरा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का पेपर आज हुआ है। तो उसका हिंदी में जो सॉल्व पेपर है आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो 2 घंटे का पेपर था, कुल 45 अंक का था। तो 45 जो नया पेपर का स्टाइल, उस पेपर के स्टाइल के आधार पे पेपर जो है वो आया हुआ था। तो चलिए उस पेपर का जो है हम सॉल्व पेपर देख लेते हैं, क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें 4 प्रकार के प्रश्न हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, और उसका सही गलत में जवाब दीजिए और रिक्त स्थान की पूर्ति करिए और संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। तो 4 प्रकार के प्रश्न थे। तो सबसे पहले 10 प्रश्न जो आए हुए थे बहुविकल्पी प्रश्न, उसका जवाब देख लेते हैं, क्या हो सकता है उसका राइट आंसर, क्या सही जवाब क्या हो सकता है। तो पहले में था बहुविकल्पी प्रश्न का जो पहला वाला प्रश्न था, कुल 10 अंक थे, एक एक अंक का। तो पहला वाला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की तकनीकी नहीं है? समाचार, कविता, संगणक, निर्देशित गतिविधि। तो यहाँ पे जो है ये संगणक जो है वह भाषा शिक्षा की तकनीकी नहीं है। समाचार यानी न्यूज, यहाँ पे यह तकनीकी है, कविता तकनीकी है, डायरेक्टेड एक्टिविटी यह तकनीकी है, जबकि संगणक कंप्यूटर यहाँ पे तकनीक नहीं है। दूसरा प्रश्न है, प्यासे कौवे की कहानी कई तरीकों से सिखाई जा सकती है, क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। प्यासा कौवा की कहानी को कई तरीकों से सिखा सकते हैं। तो कैसे सिखा सकते हैं? तो न्यूज के माध्यम से सिखा सकते हैं, स्टोरी के माध्यम से सिखा सकते हैं, पोएम के माध्यम से सिखा सकते हैं, बच्चों को वैसे ही कन्वर्सेशन के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो सिखाने के बहुत सारे माध्यम है, प्यासा कौवा की कहानी को अलग अलग तरीकों से सिखा सकते हैं। सही बात है, हाँ, यहाँ पे जो जवाब होगा हाँ। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का जवाब कि बच्चे के भाषा विकास को समर्थन देने का सबसे अच्छा स्थान है। बच्चे को भाषा का विकास कहाँ करा पाएंगे? तो पुस्तकालय में करा पाएंगे? नहीं, पुस्तकालय में कितना बच्चे का भाषा विकास होगा? इंटरनेट के माध्यम से बच्चे का भाषा विकास नहीं होगा। पार्क में बहुत ज्यादा विकास नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा विकास, क्योंकि बच्चा घर में रहता है, घर में अपने मम्मी पापा दादा दादी सबके साथ में रहता है, तो घर में बच्चे का भाषा विकास ज्यादा हो पाएगा। तो तीसरे का ए वाला जो जवाब है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे में चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? तो चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न है, बच्चे के लिए पहला शिक्षक उसके कौन होते हैं? हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से जानते आ रहे हैं कि बच्चे के जो शिक्षक पहले माता पिता होते हैं। विशेष शिक्षक नहीं होगा, संसाधन शिक्षक नहीं होगा, ऑडियोलॉजिस्ट नहीं होगा, माता पिता उसके पहले शिक्षक होंगे। पांचवा प्रश्न है, एक शिक्षक का मुख्य फोकस है। एक शिक्षक का मुख्य फोकस क्या होगा? तो उसको फोकस करना चाहिए बहुत कम उम्र में भाषा विकास करना। बहुत कम मतलब अर्ली एज में बच्चों का भाषा विकास करना, ये उसका मेन फोकस होना चाहिए। यहाँ पे पहला वाला जवाब सही है। पढ़ने के कौशल विकास करना या नहीं, लेखन कौशल का विकास करना नहीं, कम उम्र में भाषा का अभ्यास करना। बच्चा कम उम्र में भाषा का अभ्यास कैसे करेगा? सबसे पहले भाषा सिखाना। तो भाषा विकसित करना इसका मेन उद्देश्य है। छठवां प्रश्न है, डॉट 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 से भाषा और संचार कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। तो भाषा विकास करने में कैसे मदद मिलेगी? प्रवीणता स्तर शिक्षा से, यानी मास्टर लेवल लर्निंग से? नहीं भाई नहीं, मास्टर लेवल लर्निंग तो बाद में आएगी। कंप्यूटर सहायता से? नहीं भाई नहीं, ये भी नहीं होगा। अनुमानित शिक्षा से? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ह्यूरिस्टिक मेथड? तो होगा क्या? अनुभवात्मक शिक्षा से। जितना अनुभव मिलेगा उतना ही बच्चे का भाषा और संचार विकास होगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, किताबें पढ़ना डॉट 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 एक उदाहरण है। किताबें पढ़ना क्या उदाहरण हो सकता है? तो मैनुअल संचार का उदाहरण। मैनुअल में क्या होता है? तो मैनुअल में साइन होती है, तो साइन गेस्चर्स ये सब होता है। तो यहाँ पे किताब में गेस्चर तो आएगा नहीं। अंतर वैयक्तिक संचार, एक दूसरे के साथ में बातचीत, तो यहाँ पे एक दूसरे की बातचीत से तो कर नहीं रहे, किताब पढ़ रहे हैं तो किताबों से बातचीत कर रहे हैं। तो गैर भाषाई भी नहीं होगा। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? भाषाई संचार। यहाँ पे भाषाई संचार होगा, लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 7वें का बी। चलिए अब आगे चलते हैं, 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो 8वें प्रश्न का जवाब जो है यहाँ पे कहा जा रहा है, 8वां प्रश्न है, वाक प्लस संकेत के माध्यम से वाचा यह किसका आदर्श वाक्य है? तो वाक स्पीच प्लस साइन में भाषा सिखाना किसका उद्देश्य होगा? तो संपूर्ण संप्रेषण का होगा। संपूर्ण संप्रेषण का जो है यह राइट आंसर है। संपूर्ण संप्रेषण ही सिखा सकते हैं।
मौखिकवाद ओरलिज्म नहीं, यहाँ पे टोटल कम्युनिकेशन आएगा, बाइलिंगुअलिज्म भी नहीं होगा, प्रकृतिवाद भी नहीं होगा। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा टोटल कम्युनिकेशन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 9वां और 10वां प्रश्न लेते हैं। 9वां और 10वां प्रश्न, तो 9वें 10वें प्रश्न का जो हमारा एमसीक्यू था उसका क्या जवाब होगा उसको देख लेते हैं। अध्यापन के दौरान मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जब हम टीचिंग कराते हैं उस समय में बच्चों छात्रों की तुलना करने के लिए, ना भाई ना, छात्रों की तुलना करना तो उद्देश्य ही नहीं होगा। छात्रों को ग्रेड देने के लिए ये भी नहीं होगा। निर्णय लेने में मदद करने में ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं। तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा सी, निर्देश में सुधार करने के लिए। निर्देश में सुधार करने के लिए, यानी जब हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने की तरीका कैसे किए हैं वह यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए तो 10वें प्रश्न पे आते हैं। दर्शन शास्त्र जो मौखिक भाषा को श्रव्य मौखिक रीतों से विकसित करने की इच्छा रखता है उसे कहा जाता है क्या? तो उसे कहा जाता है मौखिकवाद, ओरलिज्म कहा जाता है। जहां पे बोलना और सुनना के माध्यम से वर्बल लैंग्वेज का विकास करे वह होती है मौखिकवाद या ओरलिज्म। इसे कहेंगे क्या? ओरलिज्म। ओरलिज्म जो है यह सबसे बड़ी फिलोसफी है जिसमें कि वर्बल लैंग्वेज विकास किया जाता है आरल ओरल मोड से। ओरलिज्म, ओरलिज्म यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो टोटल कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म भी नहीं होगा, और निर्देशित कार्यकलाप भी नहीं होगा। यहाँ पे जवाब होगा 10वें का ए। चलिए तो आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 2, सही गलत में जवाब बताइए। तो सही गलत में जवाब कह रहा है, पहला वाला प्रश्न है वाक्यों में शब्दों की रचना अरेंजमेंट ही वाक्य विन्यास सिंटैक्स है। हाँ सही बात है, वाक्य विन्यास को सिंटैक्स कहते हैं। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई को स्वनिम कहते हैं। यह भी बिल्कुल सही है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह स्वनिम होती है। सांकेतिक भाषा वह भाषा है जो अर्थ बताने के लिए दृश्य हस्त साधनों विजुअल मैनुअल मोडालिटीज का उपयोग करता है। यह भी सही है। बच्चे 6 माह से 9 माह के दौरान बड़बड़ाना बबल्स करते हैं। यह भी सही है। फिट्जगेराल्ड की भाषा सीखने की प्राकृतिक पद्धति का एक हिस्सा है। नहीं, यह किसका हिस्सा है? तो यह जो है यह संरचनात्मक उपागम का हिस्सा है। यह संरचनात्मक स्ट्रक्चरल मेथड का यह हिस्सा है। संरचनात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम का यह हिस्सा है। संरचनात्मक उपागम का हिस्सा है। यह प्राकृतिक पद्धति का प्राकृतिक उपागम का हिस्सा नहीं है। चलिए तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 4 प्रश्न, 4 जो सही गलत में 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही था, 5वां यहाँ पे गलत था। चलिए तो तीसरे प्रश्न पे आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो में यहाँ पे कहा जा रहा है, पहला प्रश्न है भाषा में अर्थ के अध्ययन को, यानी अर्थ के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो अर्थघटन कहेंगे, सीमेंटिक कहेंगे। अर्थ के अध्ययन को अर्थघटन या सीमेंटिक कहेंगे। यहाँ पे राइट आंसर होगा सीमेंटिक, या हिंदी में कह सकते हैं इसको अर्थघटन। टोटल कम्युनिकेशन यहाँ कह रहा है बोलने और संकेत के माध्यम से मौखिक भाषा विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो कौन ध्यान केंद्रित करती है? यहाँ पे संपूर्ण संप्रेषण। संपूर्ण संप्रेषण के माध्यम से ही बोलना और संकेत के माध्यम से मौखिक भाषा विकास किया जाता है। इसका होगा संपूर्ण संप्रेषण या टोटल कम्युनिकेशन। सैंडविच बनाना सिखाने में अनुसरित की जाने वाली तकनीकी क्या होगी? तो होगी डायरेक्टेड एक्टिविटी या प्रत्यक्ष क्रिया। यहाँ पे प्रत्यक्ष क्रिया राइट आंसर होगा। तो तीसरे का जवाब है सैंडविच बनाना एक प्रकार की एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी सिखाने के लिए हम भाषा में प्रत्यक्ष क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। अध्ययन की पद्धति डॉट 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 पद्धति संप्रेषण क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित करती है। तो प्राकृतिक पद्धति ही संप्रेषण क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित करती है। बोलने के लिए जरूरी है, तो बोलने के लिए क्या जरूरी है? सुनना। सुनना जो है यह सुनना यह ग्रहण करने वाला कौशल है। तो बोलना वो अभिव्यक्त करने वाला है। अभिव्यक्त हम कर पाए कब करेंगे? जब हम ग्रहण करेंगे। तो सुनना यहाँ पे राइट आंसर होगा, सुनना या लिसनिंग। तो यहाँ पे जो है यह 3 प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू खत्म हुआ। यहाँ पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त में टिप्पणी की बात कर लेते हैं। तो सांकेतिक भाषा एवं सांकृतिक प्रणाली यानी साइन लैंग्वेज एवं साइन सिस्टम में अंतर बताइए। तो साइन लैंग्वेज और साइन सिस्टम में अंतर की बात क्या बात कर सकते हैं? तो साइन लैंग्वेज और साइन सिस्टम में बात कर सकते हैं कि साइन लैंग्वेज में क्या होता है? साइन लैंग्वेज का अपना खुद का ग्रामर होता है, और सांकेतिक जो प्रणाली है साइन सिस्टम वह वर्बल लैंग्वेज की ग्रामर पर निर्भर करती है। साइन लैंग्वेज में जो है वह कॉन्सेप्ट का साइन होता है, जबकि साइन सिस्टम में शब्दों का साइन होता है। साइन लैंग्वेज में क्या होता है? साइन लैंग्वेज जो बनाने वाले होते हैं वो डेफ लोग बनाने वाले होते हैं, डेफ स्कॉलर बनाने वाले होते हैं। जबकि साइन सिस्टम कौन बनाता है? तो हियरिंग लोग बनाते हैं। वहीं साइन लैंग्वेज जो है, साइन लैंग्वेज की बात करें तो साइन लैंग्वेज में
साइन लैंग्वेज जो है वो ASL, BSL, ISL के रूप में हो सकती है, जबकि सांकेतिक प्रणाली क्या हो सकती है, तो हिंदी साइन, इंग्लिश साइन, साइन इन हिंदी, साइन इन इंग्लिश, साइन इन गुजराती, तो सबकी साइन अलग अलग होती है। साइंड हिंदी, साइंड इंग्लिश, साइंड गुजराती, ये अलग अलग हो सकती है। तो इस तरह से साइन लैंग्वेज और साइन सिस्टम में हमने यहाँ पे अंतर देखा। अब बात करते हैं मूलभूत भाषा क्षमता की संकल्पना। मूलभूत भाषा क्षमता की संकल्पना क्या हो सकती है, यानी बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। तो बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी किसको कहेंगे, तो जिसको जो है वह शब्दों का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान, ध्वनियों का ज्ञान, बोलने का और अभिव्यक्त करने का, सुनने का जिसके पास क्षमता है, यानी वही क्या होगी, उसके पास मूलभूत भाषा क्षमता होगी। भाषा की विशेषता क्या होगी, तो भाषा की विशेषता हो सकती है कि भाषा को सीखा जा सकता है, भाषा को सुना और बोला जा सकता है, भाषा के कई प्रकार के अर्थ निकाले जा सकते हैं, भाषा को अभिव्यक्त किया जा सकता है, भाषा को कई तरीके से जो है प्रदर्शित किया जा सकता है, भाषा में डुअलिटी पैटर्न होता है, भाषा में जो है मीनिंगफुल होता है, और भाषा जो है टोटल फीडबैक भी देती है, इससे हम जो बोलते हैं उससे हम ग्रहण भी कर सकते हैं, भाषा को कई प्रकार में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, भाषा का अपना खुद का ग्रामर होता है। तो ये सब जो है भाषा की क्या है, ये विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक द्विभाषिता का सिद्धांत, यानी एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म के प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं, तो यह सोशल गोल पर, सामाजिक लक्ष्य पर यह फोकस करती है, यह भाषा के जरिए भाषा सिखाती है, यह इसमें जो है यह दूसरी भाषा के साथ में इसका तुलना किया जाता है। भाषा में जो है यह भाषा ना तो भाषा में स्पीच वाणी वाणी ना तो आवश्यक है, ना तो जरूरी है, ना तो ऐच्छिक है। तो यह जो है इसके क्या है, भाषा के सिद्धांत हैं। अब बात करते हैं भाषा विकास की पूर्व आवश्यकताएं। तो भाषा विकास के लिए क्या क्या जरूरी है, तो भाषा विकास के लिए सुनना जरूरी है। अगर बच्चे को भाषा विकास करना है तो बच्चे के लिए सुनना जरूरी है, बच्चे का सेंसरी मोडालिटीज काम करने वाला हो, बच्चे के पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हो, बच्चे के लिए वातावरण होना चाहिए, बच्चे के पास लैंग्वेज का एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए, तब हम बच्चे को भाषा सिखा पाएंगे। वहीं भाषा अध्ययन की प्राकृतिक पद्धति क्या है, तो भाषा सिखाने की प्राकृतिक पद्धति यानी नेचुरल मेथड क्या होगा, तो नेचुरल से ही समझ पा रहे हैं कि प्राकृतिक मतलब क्या, कि बच्चे को प्रकृति में रह करके बिना किसी बर्डन के, बिना किसी बोझ के, बिना किसी स्ट्रेस के बच्चे को भाषा सिखाना, उसकी पेस से, बच्चे की पेस से, बच्चे की गति से, एक्सपीरियंस लेकर के बच्चा सीखे, एक्सपोजर लेकर के बच्चा सीखे, वह सब होती है प्राकृतिक पद्धति। वही बात करते हैं श्रवण बाधित बच्चों में पठन पूर्व कौशल विकसित करने के लिए कोई 5 गतिविधि लिखिए। तो 5 गतिविधि ले सकते हैं, यानी पठन कौशल विकसित करने के लिए तो बच्चे को कह सकते हैं कि जो है लेटर से लेटर का मैच करो। लेटर है, यहाँ पे लेटर लिखा है तो लेटर से लेटर मैच करो, तो बच्चा यहाँ पढ़ करके लेटर से लेटर मैच करेगा, यानी इससे ये, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, तो लेटर से लेटर मैच करने के लिए कह सकते हैं, शब्दों से शब्दों को मैच करने के लिए कह सकते हैं, शब्दों से चित्रों को मैच करने के लिए कह सकते हैं, चित्रों से शब्दों को मैच करने के लिए कह सकते हैं। यहाँ पे जो है यह कह सकते हैं कि जैसे अभी बीच में फिल इन द ब्लैंक क्या होगा, इसके बीच में क्या भर सकते हैं, तो BAT है तो यहाँ पे ए बच्चा भरेगा, तो इससे भी बच्चे की रीडिंग एबिलिटी भर सकते हैं। तो ये सब जो है बच्चे के लिए 5 एक्टिविटी ले सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटी आप ले सकते हैं। वही बात करें औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन क्या है, तो औपचारिक मूल्यांकन की बात कर सकते हैं, जैसे आप लोग फाइनल एग्जाम आप लोग अभी देख के आए होंगे, तो ये जो आप लोगों ने आज फाइनल एग्जाम या 3 एग्जाम आप लोगों ने जो दिया है टर्मिन एग्जामिनेशन, ये सब क्या है, औपचारिक है। इसमें समय पहले से बता दिया जाता है, इसमें जो है कितने मार्क्स के होंगे, क्या स्टाइल होगा पेपर का, ये सब बता दिया था। जहां पे सब कुछ फॉर्मली तरीके से, औपचारिक तरीके से जो मूल्यांकन किया जाए उसे कहते हैं औपचारिक मूल्यांकन। इसमें जो है लगभग ज्यादातर जो है NRT प्रयोग किया जाता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। एक निश्चित समय में, निश्चित टाइम पर, निश्चित अंकों के माध्यम से यह किया जाता है। वहीं जहां बात आती है अनौपचारिक मूल्यांकन की, तो अनौपचारिक मूल्यांकन जो है वो टीचर लगातार पढ़ते पढ़ाते समय पढ़ने की स्टाइल, पढ़ने की गति, बच्चों के सीखने की गति, सिखाने का स्टाइल, ये सब कहाँ कितना स्तर तक पहुंचे हैं, ये सब जानने की कोशिश जो होती है वो सब अनौपचारिक मूल्यांकन के जरिए होता है। यहाँ पे टीचर जो है वह टीचर अपने अपने हिसाब से टीचर में टेस्ट बना करके बच्चों का मूल्यांकन करता है। तो औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन के बीच में अंतर था। होप आप लोगों को पूरा पेपर समझ में आया होगा, और पेपर का स्टाइल जो था, पेपर की स्टाइल के हिसाब से यहाँ से जो है आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आप लोग अपने पेपर को मैच कर सकते हैं, और ऐसे ही इसके बाद भी जो पेपर्स होंगे उसके लिए यह काफी हेल्पफुल होगा, आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग जो है बहुत अच्छी तरह इसको पसंद करेंगे। तो चैनल को आप लोग जो है लाइक करिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिएगा ताकि और अन्य लोगों तक पहुंचे। तो थैंक यू सो मच।